टेलिग्नोसिस अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय शब्द है। देखिए, मैंने ये देखा कि आप कुछ जानो या न जानो, लेकिन आपके शरीर के भीतर एक प्रक्रिया होती है जो आपको जीने के लिए प्रेरित करती है। चाहे कितना ही बीमार आदमी हो लेकिन जीना चाहता है, चाहे कितना ही मुश्किल में आदमी हो लेकिन वो उसमें से उबरना चाहता है, और उसके लिए प्रकृति उसको हमेशा प्रेरित करती है, क्योंकि प्रकृति माँ है। मदर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ डेथ। तो त्राटक का मैंने अभ्यास किया अपने ढंग से, नाद श्रवण का अभ्यास किया अपने ढंग से, और हमारा जो कबीर जी जो शास्त्र है वो अनुभवजन्य है। हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने का हमारा धर्म नहीं है। मानव शरीर की जो रचना है वो एक पर्टिकुलर बैंड में है। जैसे कि हम कुछ सूंघ सकते हैं, कुछ नहीं सूंघ सकते, कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, कुछ सुन सकते हैं। हमारे स्वाद की, हमारे नाक की, हमारी आँख की, हमारे कान की एक सीमा है। हमारी आँख एक्सरे नहीं देख सकती, लेकिन एक्सरे मशीन देख सकता है। हो सकता है कोई प्राणी ऐसा हो जो उसको देख लेता हो, लेकिन हमें अभी तक मालूम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें संभव है जो हमारे इंद्रियों की शक्ति से बाहर या ऊपर या नीचे है। तो त्राटक एक ऐसी विधि है जो हमारे दरअसल योग शास्त्र से निकली हुई है। जैसे कि हम कोई आदमी जा रहा है, वो गुस्से में है तो उसकी छाया बदलती है, वो हम देख पाते हैं। कोई आदमी अगर खुश है तो उसकी छाया हम देख पाते हैं। जैसे डॉक्टरों को काफ़ी अनुभव होता है इसका। कुत्ते को पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, कुत्ता भाग जाता है। कौवे को पता चलता है तूफान आने वाला है, वो अपने नीड जो है वो हटा लेता है। चींटी को पता चल जाता है कि बरसात होने वाली, वो अपने अंडे ऊपर ले जाती है। यही विज्ञान, हम मानव हैं तो क्यों ना हम इसको सीखें। सो जो ये वर्ड है सर, टेलिग्नोसिस, सो इट्स लाइक जैसे डायग्नोसिस है, टेलिग्नोसिस है, तो इस वर्ड का अपने आप में क्या मतलब है? मतलब ये क्या करता है? बड़ा सुंदर सवाल है आपका। टेलिग्नोसिस वर्ड पहले भी था, लेकिन मैंने इसका प्रयोग जिस संदर्भ में किया है उस संदर्भ में मैं आपको जवाब दूं कि ये आयुर्वेद की एक एप्लीकेशन है। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट आप तक नहीं आ सकता लेकिन अपना प्रतिनिधि भेजता है, तो प्रतिनिधि के आधार पर आप उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं। टेलिग्नोसिस। इसलिए मैंने इसको टेलिग्नोसिस वर्ड को मेडिकल संदर्भ में तो इस्तेमाल किया ही है, लेकिन मैंने पाया है कि ये हमारे सांसारिक जीवन के हर एक क्षेत्र में ये सही उतरता है। हम एक प्रयत्न करते हैं कि उसको हम विश्वास दिलाएं कि इस विद्या में दम है कि नहीं। तो हम कुछ कहते हैं कि भाई जो पेशेंट आपका है उसने क्या ऐसे रंग के कपड़े पहन रखे हैं, क्या उसके साथ ऐसा कोई आदमी आया है, क्या वो इस प्रोफेशन में है, जो उस वक्त हमें प्रकृति समझाएगी। हम उससे कंफर्म करेंगे वेदर आवर थिंकिंग इज इन लाइन विद द पेशेंट। तो उस वक्त उस प्रश्न का जो जवाब आपको रिसीव होता है वो आपकी उस टाइम स्टेज क्या होती है? बिल्कुल सही कह रहा आप। इसको मैंने एक शब्द दिया है, एनवायरनमेंटोग्राफ। अच्छा, गणित मेरी और आपकी भाषा है, पंछियों की भाषा नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कुत्ते की भाषा नहीं है, पेड़ की भाषा नहीं है, लेकिन पेड़ और पौधे और पशु पक्षी, उनकी औसत आयु करीबन उतनी ही है जितने रामायण के समय में। करेक्ट। मेरी और आपकी कम हो गई होगी। देखिए, टेलिग्नोसिस में हम बीमारी का जो मूल कारण है, जो मूल अंग है, उस तरफ हमारी सोच चली जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। करीबन 100-150 केस मैंने दो बड़े डॉक्टरों के साथ, अमेरिका के डॉक्टरों के साथ, हुआ डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो वो मुझे केवल ये बताते थे कि मेरे सामने एक 25 साल की लड़की बैठी हुई है या 53 साल का एक आदमी बैठा हुआ है। इतना ही इनपुट मिला देते थे और 15 मिनट में मैं डायग्नोसिस भेजता था। तो उन केसेस का जो एवरेज बनता है वो 61% एक्यूरेसी है। अच्छा, हाँ, 61% एक्यूरेसी है। और कई लोगों के हार्ट ऑपरेशन जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि हार्ट की ट्रबल ही नहीं थी उसको। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये एक बहुत ही अलग पॉडकास्ट है। अलग इसलिए क्योंकि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी और ना ही शायद आपने भी सुनी होगी। जी हाँ, इस शब्द का नाम है टेलिग्नोसिस। सो टेलिग्नोसिस एक ऐसी विद्या है जिससे आपकी कोई भी बीमारी डिटेक्ट की जा सकती है और इस विद्या के बारे में
पूरा ज्ञान देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हिमांशु राय रावल जी, जो कि टेलीग्नोसिस के बारे में हमें सारी चीजें खुलकर बताएंगे। तो चलिए ये पॉडकास्ट यहीं पे शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम ऐसे और बेहतरीन एपिसोड आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमांशु जी नमस्ते। नमस्कार। फाइनली हम मिले और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। मेरा सौभाग्य है। तो दर्शकों को मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, हिमांशु जी अहमदाबाद को बिलोंग करते हैं एंड आज जिस टॉपिक पे हम हिमांशु जी से बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमने आज तक पहले कभी नहीं किया है। तो हिमांशु जी, टेलीग्नोसिस अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय शब्द है। ये कब हुआ, क्या हुआ? बिफोर गोइंग टू दैट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी अर्ली लाइफ शुरू कैसे हुई, मतलब आप यहाँ तक की जर्नी पे पहुँचे कैसे? आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली और गुजरात के बहुत धार्मिक परिवारों में से मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी संस्कृत के और इंग्लिश के बड़े अच्छे स्कॉलर थे। मेरा छोटा भाई भी बहुत अच्छा स्कॉलर है। आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ स्कॉलर्स। और मेरी जो दादी माँ थी वो बहुत बड़ी तपस्विनी थी और काफ़ी लोग बड़े बड़े मुनि उनसे मिलने आया करते थे, उनके पास बैठ कर सीखा करते थे। हालांकि वो बहुत बीमार रहती थी। अच्छा। लेकिन हमने उनके पास कई सिद्धियां जो आज के विज्ञान के साथ सम्मत नहीं हो पाती, हम भी नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि जितना हम जानते हैं उससे कई ज़्यादा संभव है दुनिया में। इस मान्यता के साथ मैं बड़ा हुआ। तो संस्कृत भाषा का जो वैभव है उसको भी देखा, उतना सीख नहीं पाया, लेकिन कई भाषाओं में मेरी रुचि रही, संगीत में रुचि रही, नाटकों में, अलग अलग भाषाओं में जो भाषा का वैभव है उसमें। और उसकी वजह से मैं संस्कृत में लिखे ग्रंथों पर प्रवचन सुनना, उनकी बातें सुनना, सन्यासियों को सुनना, जादूगरों को भी सुनना, लेकिन जिसके पास अनुभव हो उनके पास जाकर बैठकर सीखने की वृत्ति आज भी जारी है। तो वैसा मेरी पार्श्वभूमि है। सो मतलब ये यहाँ से मतलब आप बचपन से ही आपने अपने, जैसे आपने बताया, जी हाँ, मेरा कहूँ कि बहुत अच्छा अच्छे माँ बाप का मैं बेटा हूँ, तो मुझे सीखने की हमेशा एक ललक रहती है। तो अब बात करते हैं आज की। ये तो आपकी एक छोटी सी लाइफ का जिश था। जो ये टेलीग्नोसिस है, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, मैंने ये देखा कि आप कुछ जानो या ना जानो, लेकिन आपके शरीर के भीतर एक प्रक्रिया होती है जो आपको जीने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। चाहे कितना ही बीमार आदमी हो, लेकिन जीना चाहता है। चाहे कितना ही मुश्किल में आदमी हो, लेकिन वो उसमें से उबरना चाहता है। और उसके लिए प्रकृति उसको हमेशा प्रेरित करती है, क्योंकि प्रकृति माँ है। मदर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ डेथ। प्रकृति चाहती है कि आप जिएं और उसने जो चाहा है, उसका जो सपना है सृष्टि का, उसको पूरा करें। हम एक इस छोटी सी कड़ी है इस पूरी श्रृंखला में। तो प्रकृति की भाषा को समझने का एक मेरा मंशा रहा और मैं लोगों से मिलता रहा, सीखता रहा, सुनता रहा। मैंने शुरुआत की त्राटक से। हमारे घर बहुत बड़े विद्वान आए थे, उनको मेरे घर बहुत सारे विद्वान, मेरे पिताजी आमंत्रित करते लोगों को। अच्छा। और हमारा काम परोसना होता था। तो उस दौरान मेरे पिताजी जानबूझकर हमको परोसने का काम देते ताकि हमारे कान खड़े रहें। तो कई शब्द ऐसे हमने सुने कि जो आज हम शास्त्रों में पाते हैं। बचपन से सुनते रहे। तो त्राटक का मैंने अभ्यास किया अपने ढंग से, नाद श्रवण का अभ्यास किया अपने ढंग से। और हमारा जो कबीर जी जो शास्त्र है वो अनुभवजन्य है। हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने का हमारा धर्म नहीं है। हमने जो वेद की हमारे रचना है वो जानने के बाद की है। उसका एक हम मानते आधार है उसका एक। तो बेसिकली सर सही कह रहे हो आप, उसका एक आधार है, उसकी एक संरचना है जिसकी वजह से उस पर बिलीव करा जाता है। पर सब कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज़, अभी आपने दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया था जिनको मैंने पहले नहीं सुना था, त्राटक और नाद्र श्रवण, उसका क्या अर्थ है? देखिए, हमारे मानव शरीर की जो रचना है वो एक पर्टिकुलर बैंड में है। जैसे कि हम कुछ सूंघ सकते हैं, कुछ नहीं सूंघ सकते। अच्छा।
कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, कुछ सुन सकते हैं। हमारे स्वाद की, हमारे नाक की, हमारी आँख की, हमारे कान की एक सीमा है। जैसे हम कुत्ते की सीटी जो है नहीं सुन सकते हम। सही बात है, वो एक इसका मतलब ये नहीं, बैंडविड्थ पे है। इसका मतलब नहीं है कि कुत्ते की सीटी नहीं होती, कुत्ता सुन सकता है। सुन सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी आँख एक्सरे नहीं देख सकती, लेकिन एक्सरे मशीन देख सकता है। हो सकता है कोई प्राणी ऐसा हो जो उसको देख लेता हो, लेकिन हमें अभी तक मालूम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें संभव है जो हमारे इंद्रियों की शक्ति से बाहर या ऊपर या नीचे। तो त्राटक एक ऐसी विधि है जो हमारे दरअसल योग शास्त्र से निकली हुई है। योग शास्त्र अगर एक्ट है तो हठयोग प्रदीपिका उसके रूल्स हैं। हठयोग प्रदीपिका में त्राटक का उल्लेख आता है, नाद श्रवण का उल्लेख आता है, जिससे हमारे आँखों की और सुनने की शक्ति की कुछ हमारी बैंड बढ़ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा हम अतीन्द्रिय हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी दृष्टि आपकी हमारी दृष्टि औरों से पैनी हो जाती पैनी है। हो जाती। जैसे कि हम कोई आदमी जा रहा है, वो गुस्से में है तो उसकी छाया बदलती है, वो हम देख पाते हैं। कोई आदमी अगर खुश है तो उसकी छाया हम देख पाते हैं। जैसे डॉक्टरों को काफ़ी अनुभव होता है इसका। जो मरीज़ को देखते हैं, एक अच्छा मरीज़, एक नया मरीज़, एक पुराना मरीज़, डेथ प्राय जो होता है, मृत प्राय होता है, उसकी छाया, ये सब चीज़ें त्राटक का विषय है। अगर आप त्राटक करेंगे तो डॉक्टर बेहतर देख सकता है। हालांकि डॉक्टर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसमें ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो इसको दूर से भी देख सकते हैं। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि दूर समझिए 2 किलोमीटर दूर एक कुत्ता मरा पड़ा है, आपने देखा उसको, आपको क्यों लगता है कि ये मर चुका है? आपने कभी सोचा? हाँ, मतलब हमें आप सड़क पे चलते फीलिंग आती है कि फीलिंग आती है कि मर चुका है। न तो आपने जांचा न परखा, लेकिन आपको पता चल जाता है। वो छाया से पता चलता है, त्राटक से पता चलता है। त्राटक वाले लोग उस प्रसंग से भी आगे पीछे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहने का ये मतलब है कि त्राटक से आंखों की हम शक्ति बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। नाद श्रवण यानी कि जो नाद में हमारे शरीर का एक बॉडी का नाद होना चाहिए। हमारी मशीन चल रही है, देयर शुड बी सम साउंड। जहाँ गति है वहाँ शब्द होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो शब्द हमारे कानों में बजता रहता है। आप देखिए, कान को अगर दबा के देखेंगे तो सुनेंगे कि आपके अंदर से कुछ सीटी बज रही है। बजट बिल्कुल मैं सुन। अब उस सीटी को आप खोजिए कि कहाँ से आ रही है। अच्छा। अब वो आपको पॉइंट मिले ना मिले, लेकिन आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कबीर जी, आप गाड़ी को कहाँ खड़ा करेंगे? जहाँ जगह होगी ना। जब आपका गैरेज खाली होगा तब जाकर तो नया विचार आएगा। सही बात। तो इन चीज़ों से आपके विचारों का ट्रैफिक कम हो जाता है और तब जाके कोई नया आइडिया, नया एनालिसिस प्रस्तुत होता है। जैसे वाटसन, जिसने डीएनए की परिकल्पना दी संसार को, उसको सपना आया था कि लिपटे हुए सांप है। उसको सपना आया था कि डीएनए जिस पे मैं सोच रहा हूँ वो लिपटे हुए सांप है। हाँ, वो उसकी वो फॉर्मेशन वैसी है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये त्राटक, नाद श्रवण आपकी मेधा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, जहाँ पर जो औरों के लिए संभव नहीं है वो आपके लिए चेतना में प्रकट होने लगा। अच्छा, तो सर अब आते हैं वापस हमारे मेन उस पे, टेलिग्नोसिस पे। उसके बारे में जो मुझे जो स्पेसिफिकली जो स्टार्टिंग जाननी है कि एक तो ये काम कैसे करता है और इसके पीछे का एग्जैक्ट विज्ञान क्या है। विज्ञान एक ही है, प्रकृति की भाषा। अच्छा। उसका ध्रुव नियम ये है कि प्रकृति की भाषा को हम अपने तई, अपने दिमाग में अपने लिए अनुदित करते हैं कि प्रकृति अभी क्या बोल रही है। अच्छा। जैसे कुत्ते के लिए, कुत्ते को पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, कुत्ता भाग जाता है। कौवे को पता चलता है तूफान आने वाला है, वो अपने नीड जो है वो हटा लेता है। चींटी को पता चल जाता है कि बरसात होने वाली, वो अपने अंडे ऊपर ले जाती है। यही विज्ञान, हम मानव हैं तो क्यों ना हम इसको सीखें। तो एक मानव मन, एक ऋषि का मन ये सीखता है, इसको जमा करता है और एक संहिता बनाई। बृहद संहिता है, पराशर संहिता है, प्रश्न मार्ग है, प्रश्न ज्ञान है, जिनेंद्र माला है। ऐसे काफ़ी ग्रंथ हमारे पास हैं जिसमें इनका संग्रह किया गया। ये विज्ञान पूरी दुनिया में था। सिकंदर के पास जो उनके जो नेप्टोनेस या ऐसा उनका जो था, ज्योतिषी था उनका, और जो उनका राज दरबारी जो ज्योतिषी था, कालिनेस्थस ऐसा कुछ नाम था उसका। इन लोगों के समय तक 7,000 8,000 ऐसे ऑब्जर्वेशंस का संग्रह था उनके पास, जिनके आधार पर सिकंदर को राय दी जाती थी कि भैया तुम ऐसा करो। सिकंदर अपने साथ
ज्योतिष रखते थे। बिल्कुल रखते थे, बिल्कुल रखते थे। हाँ, तो सिकंदर द ग्रेट जब बोलते हो तो ज्योतिष शास्त्र को भी थोड़ा तो ग्रेट बोलो। तो ये प्रकृति की भाषा को डिकोड करने का एक विज्ञान है, इसका तपस्या से कोई संबंध नहीं। अच्छा अच्छा। सो जो ये वर्ड है सर, टेलिग्नोसिस, सो इट्स लाइक जैसे डायग्नोसिस है, टेलिग्नोसिस है, तो इस वर्ड का अपने आप में क्या मतलब है? मतलब ये क्या करता है? बड़ा सुंदर सवाल है आपका। टेलिग्नोसिस वर्ड पहले भी था, लेकिन मैंने इसका प्रयोग जिस संदर्भ में किया है उस संदर्भ में मैं आपको जवाब दूं कि ये आयुर्वेद की एक एप्लीकेशन है। ओके। आयुर्वेद में जो हमारे 3 जो बड़े ग्रंथ जिसको वृद्धत्रयी बोलते हैं हम, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों संहिताएं हैं जिनका मूल अत्रि संहिता में है, जो कि अत्रि संहिता ऋग्वेद से उतरी हुई है। ये परंपरा है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने बड़े छोटे छोटे चैप्टर लिखे हैं अपनी तीनों संहिता में, आप पढ़ लीजिए। छोटे छोटे 20-20, 25-25 श्लोक है, ज़्यादा नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट आप तक नहीं आ सकता लेकिन अपना प्रतिनिधि भेजता है, तो प्रतिनिधि के आधार पर आप उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं। टेलेग्नोसिस। टेलिग और इसके उदाहरण मैंने देखे हैं, अनुभव किए हैं, लोगों को ठीक होते देखा है। इसलिए मैंने इसको टेलिग्नोसिस वर्ड को मेडिकल संदर्भ में तो इस्तेमाल किया ही है, लेकिन मैंने पाया है कि ये हमारे सांसारिक जीवन के हर एक क्षेत्र में ये सही उतरता है। चाहे शादी का प्रश्न हो, चाहे आर्थिक प्रश्न हो, चाहे आपका पुलिस का कोई केस हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, हर जगह पर ये प्रिंसिपल है। इसलिए 2 और 2 4 हमेशा 2 और 2 4 ही होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मेरे साथ एक पेशेंट है जो कि दिल्ली में है और उसको XYZ कोई एक बीमारी है। फॉर एग्जांपल आज की सबसे बड़ी बीमारी हम लेते हैं कैंसर है। वो ट्रैवल नहीं कर सकता। उसने मुझे बताया कि मेरे को कैंसर है और मैं 2nd स्टेज पे हूँ। मैं ट्रैवल करके आया आपसे मिलने वहाँ पे। मैंने बताया कि सर मैं एक पेशेंट है, कैंसर है, तो आपको मैंने बता दिया कि उसको कैंसर है। तो थ्रू टेलिग्नोसिस होगा क्या उस पेशेंट का? उसका सेम निदान हम करेंगे कि कहाँ है, ओके। ठीक होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला तो यह है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा? लिक्विड बीमारी, लिक्विड दवाओं से होगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, रेडिएशन देना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ठीक होगा, इस तरह की चीज़ है। और उससे पहले हम एक प्रयत्न करते हैं कि उसको हम विश्वास दिलाएं कि इस विद्या में दम है कि नहीं। तो हम कुछ कहते हैं कि भाई जो पेशेंट आपका है उसने क्या ऐसे रंग के कपड़े पहन रखे हैं, क्या उसके साथ ऐसा कोई आदमी आया है, क्या वो इस प्रोफेशन में है, जो उस वक्त हमें प्रकृति समझाएगी। हम उससे कंफर्म करेंगे वेदर आवर थिंकिंग इज इन लाइन विद द पेशेंट। आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा सही हो, या कतई दावा नहीं करता मैं कि ये 100% सही हो सकता है। दुनिया में कोई चीज़ 100% ठीक नहीं हो सकती। सही बात है। लेकिन प्रयत्न करने में एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सही बात है। ये बात तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पेशेंट के बारे में आपको पता चलता है, सो उस मोमेंट पे उस पेशेंट से आप कनेक्ट ना नहीं। टेक्निकली कोई कनेक्शन नहीं है। एक विज्ञान है अच्छा। कि प्रकृति उस वक्त उस पेशेंट के बारे में, उस प्रश्न के बारे में क्या जवाब दे रही है। तो उस वक्त उस प्रश्न का जो जवाब आपको रिसीव होता है, वो आपकी उस टाइम स्टेज क्या होती है? बिल्कुल सही कह रहा आप। इसको मैंने एक शब्द दिया है, एनवायरनमेंटोग्राफ। उस टाइम इंग्लिश में अच्छा। मैंने एक शब्द गढ़ा है, एनवायरनमेंटोग्राफ। उस वक्त वातावरण आपको क्या जवाब दे रहा है। ठीक है। हमारा जो सनातन जो विचारधारा का ये मत है वो ये है कि आपके सामने प्रश्न, समस्या या जो कुछ भी आएगा वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आता है, प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जब किसी को कुछ हुआ तो उसका आज इतने सालों के बाद वो जब कर्म पलट के आया तो आपको कोई चीज़ होती है। अब सगे माँ बाप, सगे भाई कभी जन्मांत नहीं होते, एक जन्मांत हो सकता दूसरा। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक माँ बाप की संतान सब समान हो, उनके कर्म अपने अलग अलग होते हैं। वो आत्मा ही तीसरी है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगती है और उसके अलग अलग प्रश्न होते हैं। सही बात है। इसलिए वो जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर वो प्रश्न वास्तविक है तो उसका जवाब प्रकृति साथ में लाती है।
घोड़ा और रथ साथ में ही चलते हैं। अगर एक सिक्का है तो उसकी दो साइड होनी ही चाहिए। तो हमें हमारा ये काम है, जैसे कुत्ते परख लेते हैं कि भाई भूकंप आ रहा है, वैसे एक चतुर आदमी अगर ट्रेंड करता है अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को, तो वो उसको भांप लेता है कि इसका जवाब ये है। तो सर जैसे इसका निवारण नहीं, जवाब है। जवाब ये, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ऑब्वियसली लोग आते ही होंगे अपनी परेशानियां ले। मैं उतना प्रसिद्ध नहीं हूँ, मेरे पास मेरे 5-10 मित्र हैं, उनके ज़रिए काफ़ी लोगों को पता चला है, तो मुझसे पूछते रहते हैं। लेकिन और मुझसे मेरा ये काम है कि मैं लोगों को सहाय करूं, मैं सहाय करता हूं। तो अभी कोई रीसेंट इवेंट या रीसेंट है कोई आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि ऐसा हुआ और मैंने उनको बताया? काफ़ी लोग हैं ऐसे, पुलिस वाले भी काफ़ी आते हैं। अच्छा, कोई शेयर करना चाहते हो आप हमारे साथ कोई ऐसी इंसिडेंट? एक व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो मेरे मित्र उनके साथ जर्नी कर रहे थे, तो बड़े परेशान नज़र आ रहे थे, बड़े धनिक व्यक्ति थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे ऐसे ऐसा हो रहा है, कोई मुझे उपाय बताए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मेरे मित्र हैं, उनको टेलीफोन करके देखिए। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पे उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, बड़े विनय के साथ, बड़ी विनम्रता, बड़ी सुंदर मीठी हिंदी में बात कर रहे थे। ऐसा लगेगा जैसे आप ऋषि मुनि से बात कर रहे हैं। अब उन्होंने जब प्रश्न किया, मैं प्रश्न के लिए वेट करता हूँ, आई डोंट हेजिटेट इन सेइंग कि मैं जल्दी नहीं करता, मैं कहीं कोई हेस्ट नहीं दिखाता मैं। उन्होंने जब प्रश्न किया तो मैंने कहा, आपने अपनी पत्नी को पहाड़ से धक्का क्यों मारा था? अब वो आदमी सन्नाटे में। दुनिया में कोई आदमी उससे ये अपेक्षा नहीं रख सकता कि वो आदमी ने किसी को चांटा नहीं मारा। और आपने सीधा उससे, देखो मुझसे उससे पैसा तो लेना नहीं, मुझे न्याय करना है, मुझे उसको सहाय करनी है। मैंने कहा इसका प्रायश्चित करो। मैं कह न तो पुलिस को बोलने वाला हूँ, न किसी को बोलने वाला। वो तुमने घटना वो 60 साल पहले क्या कर दिया, उसका कोई एविडेंस मिले न मिले, लेकिन मैं ये तुमसे कहना हूँ, अगर ये सच है तो मुझे हाँ कहने की ज़रूरत नहीं, प्रायश्चित करो। अच्छा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और उसके साथ हो क्या रहा था बेसिकली उस आदमी के साथ? उस आदमी ने अपनी सांसारिक समस्याएं बताई। अच्छा, अब आदमी बड़ा चतुर है, वो कभी ये तो नहीं बताएगा कि मैंने ये पाप किए थे। सही बात। जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा तो मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और फिर कहूंगा कि कबीर जी क्या मुझे सब सही बात है सर, फोकट में है, इलाज कर दीजिए मेरा। और डार्केस्ट सीक्रेट तो कोई बताएगा ही नहीं, और ये तो बताएगा। लेकिन दुनिया में ये जो चीज़ें जो 90% हमारी जो समस्याएं हैं, आज भी लोग कहते हैं कि साइकोसोमेटिक है। तो साइकोसोमेटिक बड़ा अंग्रेजी बड़ा धाकड़ वर्ड है, डर लगता है कि जो आदमी साइकोसोमेटिक के बारे में जानता हो कितना बड़ा आदमी होगा। लेकिन हमारा आयुर्वेद में लिखा है, निजागंतु मानसा त्रयो रोगा इति। मानस रोग जो है 60% रोग मानस रोग है। मानस रोग के ऊपर काम किया एलोपैथ को कितने साल हुए? सिगमंड फ्रायड, कुछ ज़्यादा भी 1860 के आसपास उनकी पैदाइश है, ये नाम है। तो समझिए 150 साल के आसपास उनका स्टडी है। ठीक है, हमारा आयुर्वेद 25,000 साल पहले की कम से कम बात है। वो कहता है त्रयो रोगा इति निज आगंतु मानसाहा। और मानस रोग का भी जो मुख्य जो कारण है वो है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा के स्तर पर अपराध। अच्छा, बचपन में हम साथ में पढ़ते थे, समझिए आपके 10 रुपए का नोट है, मैंने ले लिया और आपने कभी मुझ पर अविश्वास नहीं किया, इधर उधर खोज, मैंने भी आपके साथ खोजा। अब वो 60 साल हो गए, लेकिन मुझे तो याद है कि मैंने लिया था। ये कहाँ जाएगा? एनी इनपुट विल हैव इट्स ओन रिएक्शन। करेक्ट। ये जो बीज होता है वही तो पेड़ बनता है। छोटा सा पाप भी आपको किस रूप में परेशान करेगा, ये मनस रोग होता है। अच्छा, यही हमारी मेंटलिटी डेवलप करता है और ये प्रकृति की भाषा में प्रकट होता है। इसलिए मैंने कहा आपने धक्का क्यों मारा। तो सर जैसे आपने उनसे तो बता दिया, पर मेरा क्वेश्चन एक और ये भी है कि जैसे टेलीग्नोसिस है, आपके पास कोई आया, मान लीजिए वो अपनी जन्मपत्री लेके आया, अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट लेके आया, सब कुछ लेके आया वो आपके पास, और उसको लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं उसकी हो रही हैं जिसका उसके पास आंसर नहीं है, तो आप ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? देखिए, न्यूमरोलॉजी हमारे पास दो हैं। एक तो वेस्टर्न है जिसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, और हमारा भारतीय अंक शास्त्र है, उसमें 1 से 8 ही आंकड़ा है। न्यूमरोलॉजी में जो अंग्रेजी जो है वो 0 से 9 लेते हैं। 0 से 9 लेते हैं, करेक्ट। हम और बाकी से 8 लेते हैं, प्लस करते चले जाते हैं।
और हम 1 से 8 में हम 1 से 8 में मानते हैं, और हम ग्रहों को मानते हैं। हम किसी की बर्थडे, जैसे भगवान जीसस थे, उनकी जन्म तारीख किसी को मालूम नहीं। वो आप एक लिखी सब कुछ, हाँ, जेनेसिस ऑफ रिलीजन जो किताब है उस पर भी देख लीजिए आप उनको, दे आर नॉट मेंशनिंग एनी डेट, वो प्रेजेंट डेट है, वो प्रिज्यूम्ड डेट है। तो इस नक्षत्र में, इसमें जबकि जीसस से पहले बहुत सारे भगवान हुए। मोजेस भी भगवान थे, अब्राहम तो सबसे बड़े भगवान थे, उनकी डेट को क्यों नहीं लिया? मैं तो पूछता हूँ भाई, विद्यार्थी हूँ मैं, बुरा मत मानना, उनकी जन्म तारीख को ले लेते। हाँ, अगर तुम्हें बेंचमार्क करना था तो इब्राहिम की जन्म तिथि को लेते, उसको लेते। उनके जो पोते थे इजराइल, जिन्होंने भगवान के साथ पूरी रात लड़ाई की, और इजराइल शब्द का अर्थ ही महाबली होता है, उनकी जन्म तिथि ले लेते, मूसा की ले लेते। सब बिफोर क्राइस्ट ही बोलते हैं। भी क्रिस्ट का ले, हम मान लेते हैं भाई क्रिस्ट का ले लिया, लेकिन क्रिस्ट के भी 46 ईयर्स पहले जूलियन कैलेंडर अप्लाई किया गया। अच्छा, वहाँ से, अच्छा, तब दिन की गिनती किसने की भाई? एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते, किसको मालूम था? उनके पास तो कोई एस्ट्रोलॉजर था नहीं, कोई एस्ट्रोनॉमर भी नहीं था। हमारे पास तो कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जिसने 365.22 का साल बनाया हो। ऐसा कोई, हमारे यहाँ तो पूरी सूर्य संहिता थी। हम सूर्य ग्रहण ऋग्वेद के टाइम से जानते थे। ऋग्वेद की पंचम जो मंडल है, अत्रि संहिता, उसमें सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। सूर्य ग्रहण जिसको मालूम है, इसका मतलब उसको खगोल और भूगोल दोनों मालूम है। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसा कोई मेरे ध्यान में नहीं, मैं बड़ा अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे मेरे ध्यान में नहीं है कि इतना एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान वेस्ट में पहले रहा हो। पहला उनका जो ज्योतिषी रहा वो था टॉलेमी, जिसको 200 AD में जो बना, उसके आधार पर सब चलता रहा। उसने बड़े काफ़ी मेहनत की उस आदमी, लेकिन बाद में डाक हीरा बन गया। 300 AD से लेकर 1500 साल तक, यानी कि आज से 500 साल पहले, वो खुद बोलते हैं कि इस वजह से डार्क हीरा। जो साइंस की बात करता था गर्दन काट देते थे, जहर पिला देते थे। हमने तो कभी, भारत ने कभी किसी को भी जहर नहीं पिलाया नास्तिकता होने पर, लेकिन वहाँ तो एस्ट्रोलॉजर को मार डालते थे। वो बेचारे खोज करते रहे, लेकिन उनकी खोज सामने नहीं आ पाई। सामने कब आई? जब ये अपने कोपरनिकस आ, उसने 1580 या 1582 में ये छाती ठोक के बताया कि ये साल इतने साल का, ये इतने दिन का साल होता है। उसके बाद में ग्रेगरियन कैलेंडर लागू किया गया, और उसमें भी करेक्शन हुआ। अब आज तक करेक्शन होता चला जा रहा है। 1955 तक एक सेकंड का क्या नाम था? मुझे बिल्कुल आइडिया। 1 day divided by 86,400 seconds. 1 day divided by 84,600 was calculated as 1 second. 1955 के बाद 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक वॉच चली, उसने एक नाप बनाया। अब 2019 के बाद आज जो सेकंड का नाप है, आपको जानकर ताजुब होगा, सीजियन 133 एक प्रोडक्ट होता है, एक मेटल होती है। अच्छा, उसके 2 फील्ड के बीच में 920 करोड़ रेडिएशन जब पहुंचते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसको 1 सेकंड मानता है। अच्छा, इन्होंने पूरा आधार ही बदल दिया सेकंड का। मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि द साइंस इज प्रोग्रेसिंग इन अ डिफरेंट वे। हम मानते हैं, लेकिन ये जो साइंस है बड़ा परफेक्ट है। इसमें जो अभी का जो सेकंड का नाप है, वो 14 लाख साल में 1 सेकंड में फर्क आएगा उसका, यानी इतनी हद तक प्रिसाइज कर लिया है। अब हमारे ज्योतिषी के पास तो ऐसा नहीं था, वो एक अंदाजा नहीं लगाते पूर्व में कौन सी राशि उदित हो रही है, और उसके हिसाब से कुंडली बनाई जाती थी। इसलिए कुंडली के आधार पर फल कथन की जो बात है, उसको वैदिक साइंस नहीं माना जाता है। वो एक संत पुरुषों की एक परंपरा है कि भाई ला कुंडली बना, देखते हैं देख क्या होता तेरा। तो मतलब कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि आप साइंटिफिकली उन चीज़ों पे बिलीव कर सकते हो, पर आप ये कहो कि न्यूमरोलॉजी और साइंटिफिकली हम ये बिलीव कर सकते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय कौन मरने वाला ये नहीं कहा जा सकता। करेक्ट। तो आप उन चीज़ों पे उतना बिलीव नहीं, बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते हो। सो उसको अप्लाई करने का इस विज्ञान पे तो कोई लॉजिक ही नहीं ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं बिलीव नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थे। अच्छा, मैं इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि मुझे अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरी विद्याओं के प्रमाण है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रकृति की भाषा को सबसे पहले रखता हूँ, उसके बाद में गणित। अच्छा, गणित मेरी और आपकी भाषा है, पंछियों की भाषा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुत्ते की भाषा नहीं है, पेड़ की भाषा नहीं है, लेकिन पेड़ और पौधे और पशु पक्षी, उनकी औसत आयु
करीबन उतनी ही है जितने रामायण के समय में। रामायण के समय, ठीक, करेक्ट। मेरी और आपकी कम हो गई होगी। हमारी तो आयु के साथ साथ सब कुछ ही कम हो गया था, सब कुछ हाइट भी कम हो गई। क्योंकि वो प्रकृति की भाषा समझते हैं। हम गणित की भाषा समझने के चक्कर में आ जाते हैं। जो कोट पैंट टाई पहन के आ गया, थोड़ा सा गोरा है, वो थोड़ा सा विज्ञान की बात करता है जो हमको समझ में नहीं आता, बड़े बड़े वर्ड बोलता है, तो हम डर जाते, बोले नहीं यार ये ठीक लगता है यार। सर, तो ये जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, ये जितनी भी बीमारियां हैं, मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लेता। मुझे चलते चलते मेरी सांस फूलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सांस आना बंद हो गया। तो टेलीग्नोसिस में आपका कहने का ये मतलब है, अगर मैं उस वक्त पे डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं आपके पास आ जाता हूँ कि हिमांशु जी मेरे को ना सांस फूल रही है, तो आप मुझे एज ए डॉक्टर क्या बताएंगे? मतलब टेलीग्नोसिस आपको रिसीव जो हुआ, वो आपकी मुझे गाइडेंस क्या होगी? देखिए, टेलीग्नोसिस में हम बीमारी का जो मूल कारण है, जो मूल अंग है, उस तरफ हमारी सोच चली जाएगी। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई आपकी सांस फूलने में हो सकता है कि आपके घुटने का प्रॉब्लम ज़्यादा है। मेरा डायग्नोसिस अगर हुआ तो मैं आपको कहूँगा भाई यू बेटर गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन फर्स्ट, डोंट गो टू हार्ट स्पेशलिस्ट। डोंट गो टू हार्ट स्पेशलिस्ट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। करीबन 100-150 केस मैंने दो बड़े डॉक्टरों के साथ, अमेरिका के डॉक्टरों के साथ, हु आर रनिंग दी, हु आर डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, उनके साथ हमने प्रयोग किए। तो वो मुझे केवल ये बताते थे कि मेरे सामने एक 25 साल की लड़की बैठी हुई है या 53 साल का एक आदमी बैठा हुआ है। इतना ही इनपुट मिला देते थे और 15 मिनट में मैं डायग्नोसिस भेजता था। तो उन केसेस का जो एवरेज बनता है वो 61% एक्यूरेसी है। अच्छा, हाँ, 61% एक्यूरेसी है। और कई लोगों के हार्ट ऑपरेशन जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि हार्ट की ट्रबल ही नहीं थी उसको। एक लड़की आई थी उनके पास, वो फाइल लेकर आई थी कि मैं फला जगह गई थी, वहाँ से मुझे डायग्नोसिस हो गया, मेरा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना है, मेरा घर यहीं है इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, मेरा ऑपरेशन कर दी। उन डॉक्टर के साथ मेरा स्टडी चलता था एंड ही सेड दैट इफ़ यू सो डिज़ायर देन आई विल टेक ए कंसल्टेशन फ्रॉम माई फ्रेंड। तो मुझे वो अमेरिका से उन्होंने वो क्वेश्चन भेजा, मैंने उनको जवाब दिया कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है, द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स एंड यू प्लीज एग्जामिन दैट। जबकि वो पूरी फाइल लेकर आई थी जिसमें सोनोग्राफी से या उससे जो फोटो लेते हैं हार्ट के, वो तमाम चीज़ें सीडी वीडी लेके आई थी। वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सामने पड़ी हुई है सारी पूरी फाइल। मैंने कहा देखिए आपके पास फाइल है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं केवल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। उन्होंने अपने लेबोरेटरी में, अपने क्लिनिक में उनका फिर से एग्जामिनेशन किया, री एग्जामिन, ठीक है। देयर वाज नो हार्ट प्रॉब्लम। दैट सेव्ड अमाउंट ऑफ सम, से भारतीय करेंसी में 1-2 करोड़ रुपए बच गए। ओके। सी, मैं आपको यूट्यूब लिंक दे दूंगा, उसमें डॉक्टर सौरभ चौकसी हैज़ स्पोकन ऑन द लास्ट डे ऑफ द शॉर्ट कोर्स ऑफ टेलीग्नोसिस रन बाय गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो इतने बड़े संस्थान ने ये अवसर दिया कि इस पर आप शोध कीजिए, लोगों को सिखाइए। तो उसके अंत में वो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैंने देखा है कि ये गप नहीं है, इन चीज़ों का, प्रकृति की भाषा का इन्होंने जो मुझे इंटरप्रिटेशन दिया, विद इन 10 मिनट्स, वो आपके ट्रेडमिल करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, ब्लड टेस्ट करने में 2 दिन लग जाएंगे, क्या क्या लग जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट में ये प्रकृति की भाषा को अगर हम डिकोड कर पाते हैं तो इस तरह से हमको मदद मिल सकती है। क्यों, वाई नॉट टू ट्राई इट। मैं तो ये कहता हूँ सेकंड ओपिनियन के रूप में आप टेलीग्नोसिस को अपने जीवन में उतारिए। मेरे पास रात में पुलिस के भी फ़ोन आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है को क्या हो। तो मैं कहता हूँ तेरे सामने कोई है, देख पीला शर्ट पहन के बैठा हुआ है टीले पर। बोले हाँ है मेरे सामने। मैंने कहा उसको पकड़ना नहीं है, उसको पूछ तो पता चलेगा कि क्या हुआ। टेलीग्नोसिस सुनने में बड़ा अच्छा एक वर्ड है, पर जो जनता है ना, उसको किसी नई टेक्नोलॉजी पे विश्वास दिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब इट्स अ, लोग पुराने ज़मानों की बातें करते हैं कि इतने सालों से चली आ रही है, तो लोगों का एक बिलीफ है, एक वो है। अब ये टेलीग्नोसिस पे, या जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि ये प्रकृति की भाषा है,
पर इसका कोई एक आधार, एक बुक, एक काइंड ऑफ कहीं कहीं पे जिक्र मैंने है एक इसका? किताब लिखी है समेकित करके। अच्छा। उसका नाम ही टेलेग्नोसिस है। उसका यूनिवर्सिटी ने उसको गुजराती में भाषांतरित किया है। अच्छा। और अब एक कमेटी बैठी है, वो चाहती है कि भारत की सभी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करके दिखाया जाए। और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये बुक अभी अवेलेबल है अमेजोन पे भी? फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल। तो बुक का आपने क्या नाम बताया? टेलेग्नोसिस। तो टेलीग्नोसिस जो आप करते हो, आप अपने अलावा किसी और टेलीग्नोसिस करने वाले से कभी मिले? नहीं, देखिए ये विद्या जो है ना, दरअसल हमारे साथ दिक्कत क्या है कि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस बना लिया है। और एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली बनाना, यही एक 90% लोग यही करते हैं। रत्न बेचना। हाँ, तो वो मुझे जूते मारते हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ लॉजिक की। मैं ये कहता हूँ कि हमने जो जवाब ढूंढा उसको आप अलग अलग एंगल से टेस्ट तो करो कि आपका जवाब ठीक है कि नहीं है। सही बात है, सही बात है। आपने जो गिन लिया वो सही हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने मुझे यहाँ से कहा कि यहाँ एक एप्पल पड़ा हुआ, मैंने एक कमरे की यहाँ से खिड़की खोली, मुझे एक एप्पल नजर आया, मैंने कह दिया एक एप्पल है, जबकि इसके पीछे दूसरा एक एप्पल पड़ा हुआ। नीचे गिरा भी हो सकता है। अब मैं दूसरी खिड़की से देखूंगा, तीसरी से, चौथी से देखूंगा, तब जाकर मैं सर्टिफाई करूंगा कि यहाँ पर 2 एप्पल, एक दिखता है 2 हैं। तो मेरा काम क्या है कि अपने ही जवाब को चैलेंज करके अलग अलग दृष्टि से जांचना और सामने वाले का भला हो उतना उसको कहना। तो मतलब कहने का ये है कि आप अभी तक इस विद्या के किसी और जानकार से नहीं मिले। सीधे सीधे शब्दों में यही बात है। तो सर, जैसे आप किसी से मिले नहीं टेलीग्नोसिस? नहीं, मैं भटका हूँ बहुत। ठीक है, भटके आप, पर अभी तक मिले नहीं। पर अब ये विद्या आगे कैसे जाएगी? मैं सिखाता हूँ लोगों को, फ्री ऑफ चार्ज सिखाता हूँ। ओके। अपना कोई इरादा नहीं है कि इसकी तिजारत करें। देखिए, जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा। लोगों को लगता है ये फुकट की चीज़ है, क्या है। सही बात। लेकिन जो चीज़ वरदान के रूप में मिलती है, जो चीज़ गिफ्ट के रूप में मिलती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं दर दर भटका हूँ, कहाँ कहाँ जाके जादूगरों के पास, श्मशान में जाके, कोई नागा साधु बैठा है, कोई वैज्ञानिक बैठा है जो नासा के वैज्ञानिक है, इसरो के वैज्ञानिक है, डॉक्टर हैं बड़े बड़े जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया, उनके चरणों में बैठकर ये मैंने वेरीफाई किया है, सीखा है। और मैं एक जगह पर ला के रखा है मैंने कि ये मैंने सच पाया है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। इतना आपका बिलीफ है और आपने इतनी जगह से इसको गैदर किया है, तो इसको फैलाना तो आप ही का काम है। अब इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस विद्या से 100 में से 1 आदमी भी अगर करेक्ट ठीक हो जाता है तो ये विद्या से अच्छी विद्या कोई है ही नहीं। देखिए, आज का जो यह हमेशा जगत ऐसा ही रहा है, लोगों ने हमेशा अपना आर्थिक फ़ायदा देखा है, तो ऐसी चीज़ों को दबा देना उनके हाथ में। देखिए, मेरे पास इनसे संसाधन इतने नहीं है, इतना समय भी मेरे पास नहीं रहा अभी कि मैं लोगों को घर घर जाके सिखाऊं। लेकिन मैंने प्रयास किया, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया सीखने के लिए। तो आप अभी कैसे सिखाते हैं? मैं, देखिए, मेरी खुशनसीबी कि गुजरात के इतने बड़े जो साइंटिस्ट थे, जो वाइस चांसलर थे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर नवीन शेठ, वो वाइस चांसलर थे। उनसे मेरी इत्तफाकन मुलाकात हो गई और मैंने ये जो बातें उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि क्या आप इसको सिखा सकते हो? तो मैंने उनको हाँ कर दी। तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स ऐलान कर दिया। उसमें मिलिट्री के कुछ अफसर आए, कुछ पुलिस के अफसर आए, कुछ डॉक्टर्स आए। तो ऑनलाइन लेक्चर मैंने 24 लेक्चर में लोगों को अपना मनोगत बताया और प्रमाण बताए। कुछ एक मैंने प्रयोग वहीं ऑनलाइन लेक्चर में करके दिखाए। तो मैंने ये दिखाया कि ये सत्य की तरफ बढ़ने के लिए एक लॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें 6-7 चीज़ें मैंने मिलाई और एक दोहा मैं आपको सुना देता हूँ। 6 कुंडल, यानी कि 6 प्रकार से कुंडली बनाना। 6 कुंडल अक्षर, ग्राफोलॉजी। 6 कुंडल अक्षर, शगुन। शगुन में लक्षण आता है, निमित्त आता है, आयुर्वेद के लक्षण आते हैं, वातावरण के लक्षण आते हैं, कुत्ते बिल्ली इनका बिहेवियर आता है, चींटी का बिहेवियर आता है, आदमी के शरीर का जो बनावट, शरीर की बनावट है उसका उसमें वर्णन आता है। 6 कुंडल अक्षर, शगुन। गण, गण यानी कि यमाता राज भान सलगा, जो पाणिनि का सूत्र है। 8 गण होते हैं। तो 8 गण के हिसाब से 5 तत्व हमारे जो
जिससे जगत बना है, और सूर्य चंद्र, और एक श्रेष्ठ गण होता है न गण। इस तरह से 8 गण। और हमारा जो ककहरा है अ से लेकर अ तक, जो भारत सरकार ने बड़ा मिला दिया 2-3 महीने पहले, तो हमारे पास कुल मिला के यमाता राज भनसलगा में हमारे पास 58 आकृति होती है ग्राफोलॉजी के लिए। अच्छा। और 58 हमारे पास आवाज़ें हैं। उन आवाज़ों के आधार पर, जब समझिए कोई मेरे पास फ्रेंच आदमी आ गया, फ्रेंच में सवाल किया, तो ग्राफोलॉजी या ये जो गण है उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगा। अच्छा। कि लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, किस तरह से बोला वो आदमी। उसकी वाणी जो है, वाणी का अपना एक पूरा क्षेत्र है, उसके ऊपर हम 2 एपिसोड कर सकते हैं। वाणी जो है वो जब निकलती है तो कुछ किसी कारण से, बिना कारण कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। आप किस तरह बोलेंगे, क्या पूछेंगे, सब कुछ एक निर्धारित रूप में पूछा जा रहा है। तो उस गण का महत्व है, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। गण 6 कुंडल, अक्षर, शगुन, गण, संख्या, जैसा मैंने कहा भारतीय अंकशास्त्र में 1 से 8 है। तो गण संख्या, 6 कुंडल, अक्षर, शगुन, गण संख्या, स्वर दीप, स्वर, ईड़ा पिंगला, जो पतंजलि के योग से निकला हुआ, जो हठयोग प्रदीपिका, जिसमें त्राटक, नाद श्रवण, प्राणायाम, और ये ईड़ा पिंगला का जो कुंडलिनी जागरण से लगा हुआ शास्त्र पूरा जो लिखा गया है, उसके ऊपर जो स्वर शास्त्र बना है, जिसके शिव स्वरोदय और पवन विजय स्वरोदय, ये 2 किताबें हैं। उसमें 395 सूत्र हैं और करीबन 90 सब्जेक्ट्स हैं। 90 विषय पर उन्होंने उसका एप्लीकेशन दिखाया है। वो स्वर दीप, दीपदान, जो दीप प्रकट करके, भारत में परंपरा थी हर जगह हर प्रसंग पर दीप जलाने की। दीप जलानी अभी भी है। अभी भी है, लेकिन उसका हम अब मंगल दीप करते हैं उसको। लेकिन दीप जो है वो भविष्य बताता है किसी प्रश्न के संदर्भ में कि दीप कैसे जल रहा है। निर्वात स्थान पर जलाया जाता था वो ये दिखाता है कि इस प्रश्न का उत्तर इसमें क्या दिखता है। तो कितने हो गए? 6 कुंडल, अक्षर, शगुन, गण संख्या, स्वर दीप, छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, लाए, उपाय, समी, ये दुहा मैंने बनाया है। छाया यानी कि प्रभा से जुड़ी हुई, कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म होता है उसकी प्रभा होती है एक। जैसे कोई गाय नीचे बैठी हुई है तो चील जो ऊपर से उठ रही, जब तक गाय जीवित है तब तक उस पर अटैक नहीं करती, लेकिन जहाँ गाय मर जाती है उसको ऊपर से पता चल जाता है कि ये मर गई। ये बात आपने बड़ी पता ही। आप भी देखेंगे, आप दूर कुत्ता पड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कुत्ता मर गया। क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपको कह देती है कि मर गया? प्रभा। प्रभा के कारण शरीर के आसपास छाया बनती है। छाया के रंग होते हैं जो त्राटक करने वाले देख सकते हैं, बेहतर देख, यूँ तो मैं और आप भी देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया उसको ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो छाया, रिष्ट, रिष्ट जो है वो आयुर्वेद में ये कहा गया कि अरिष्टम नास्ति मरणम, मरण से पहले कुछ सूचक चिन्ह होते हैं। अच्छा। तो जैसे कि कोई लेडी के प्रसव हो रहा है, उसको खांसी आने लगी, खांसी का दौरा पड़ा, तो गर्भ जो है वो उसका जीवन संकट में होता है। इस तरह से उसके रिष्ट होते हैं, हर एक रोग के रिष्ट होते हैं। जैसे सडनली देखिए, जब जो आदमी मर जाता है, जब कोई आदमी, तो उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। एक भूसी उसके शरीर पर हो ऐसा लगने लगता है। एक्चुअली एक तो उसके ग्लो तो जीरो हो जाता है, खत्म हो प्रभा चली जाती, प्रभा चली जाती। और देखिए, और वाइटनेस आ जाती है। एक विचित्र प्रकार की वाइटनेस प्रकार की। ये कई बार उससे पहले भी होता है। अच्छा। जैसे कि कुछ लोग नहाते हैं तो उनका शरीर सूखता नहीं है, हाँ, गीला रहता ये है। भी एक मरण की निशानी है। अब जैसे किसी ने तिलक लगा दिया, हमारे यहाँ एक बिल्कुल अनपढ़ लेडी थी, अब उसने तिलक लगाया हुआ था, वो सब्जी बेचती थी। वो एक पंडित जी वहाँ से निकले, उन्होंने कहा कि बहन तुमने ये तिलक कब लगाया? तो बोले मैं तो 1 घंटे से बैठे। तू घर जा। घर जाके वो मर गई। तो तिलक यहाँ जो है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पर जब कोई चीज़ जल्दी से सूखती नहीं है तो अस्वास्थ्य का प्रमाण है। अच्छा, उनकी विद्या थी तो उन्होंने देख लिया। ये मतलब विज्ञान है, विज्ञान है कि ये सूखा नहीं होता। तिलक कब लगाया तूने? अच्छा, उसने टाइम बताया होगा कि मैंने हाँ, 2 घर जा। और जबकि तिलक तो ऐसी चीजें लगाने के साथ ही तिलक लगाने के साथ हमारे स्वास्थ्य का संबंध है। म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पर, जो जहाँ हम ध्यान लगाते हैं,
जो कि संकेत को ग्रहण करना और भेजना दोनों भी काम, एक ट्रांसमीटर है एक तरह से, एक रेडियो भी यहाँ पर है, सुन भी सकता है भेज भी सकता है, भेजने वाले भेज सकता है, बाकी सुनने वाले जितना सुन सके उतना उनका भाग्य है। तो ये इस तरह से रिष्ट लक्षण पैदा हो जाते हैं। छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, स्वप्न, 7 प्रकार के स्वप्न फ्रायड साहब ने कहे, उससे 25,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह गए कि स्वप्न जो है वो चेतना का एक स्तर है। जाग रहा हूँ तो एक स्तर है, सोया हूँ तो एक स्तर है, सपना एक तीसरी चीज़ है, उसके लेवल पर भी ज्ञान होता है। अब जैसे मैं आपको ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है हमारा, पूरा का पूरा स्वप्न में प्राप्त हुआ है। इतरा के जो संत थे जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को ऐतरेय कहा। अच्छा, उनको पूरा सपने में ये ज्ञान प्रकट हुआ है। एक शेर मैंने सपने में लिखा था जिसका मतलब मुझे आज तक मालूम नहीं, ये 30 साल पहले की घटना है। बाजी ये बदकिमार है ये जिंदगी मेरी, रहबर मेरे रकीब के पासे हैं आईने। इसका मतलब पूछो, हृदय पे हाथ रख के बोलता तो मुझे भी ठीक से मालूम नहीं, लेकिन ये शब्द मेरे कलम से निकले हुए हैं और ये एक आउटकम है किसी थॉट प्रोसेस का जो चेतना के स्तर पे चलती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे भजन है सुने हुए हैं कि जो चेतना के स्तर पे आप सुनते हैं, जो अनजान भाषा है, वाणी का प्रकार है। तो एक स्वप्न के प्रकारों में से 2 प्रकार ऐसे हैं, भाविक और दोषज। इन सपनों को चरक मुनि ने कहा है कि इनका महत्व होता है। अगर प्रश्नकर्ता को ऐसे स्वप्न आए हैं तो उनको सुनो, उनका महत्व उसके प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। स्वप्न पूरा एक शास्त्र है जिसको फ्राइड ने अभी अभी उजागर किया है। अभी तो बहुत सालों चलना है, तब जाके हम उसको एलोपैथी से समझ पाएंगे। एलोपैथी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, कम से कम उन लोगों में एक वृत्ति तो है खोज करने की। हम लोगों में तो लात मार के उसको भगा देने की वृत्ति है। हमने तो उसे बुरा बोल ही दिया है। हमने तो कहा ये सब गप गोला है, ये चलने वाला नहीं, इससे कोई मरता नहीं। तो लेकिन वो तोप का गोला है एक्चुअली। वो जो लोग प्रयोग करना जानते हैं वो कर जाते हैं। तो ये मैंने अब पूरा दोहा मैं फिर से दोहरा दूँ। 6 कुंडल, अक्षर, शगुन, गण, संख्या, स्वर, दीप, छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, लाए उपाय समीप। तो ये आपने उनको बताया? ये मैंने वो किताब में भी पूरा सब समझाया है मैंने, समझाया है। और जितना सरल हो के उतना हो सके उतना किया है मैंने। इससे मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले लोग इसको और सरल करके लोगों तक समझाएं, ताकि डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग हो। ज्योतिष शास्त्र को हम डिसीजन मेकिंग के रूप में, मैनेजमेंट टूल के रूप में उपयोग करना चाहता है, और ये किया जा सकता है, कर दिखा है। अब ये जो डॉक्टर चौकसी का जो वीडियो है, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ एविडेंस। अभी मैं अगर ये बोलूँ कि आप चाहो तो आप यूट्यूब पे लाइव जाके भी लोगों को बोल सकते हो, और वो वीडियो लोग बार बार देख सकते हैं अगर आप सिखाना रहे। ये पुण्य काम कर ही रहे हो आप। मैंने सिखाने से कभी मना नहीं किया, मेरा काम है सिखाना सीखना दोनों। सीखना। आज 67 उम्र है मेरी, लेकिन मैं सीखता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और सीखता हूँ, उनके चरणों में बैठकर सीखता हूँ, चाहे वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो। बच्चों के पास भी सीखता हूँ और मैं सिखाता भी हूँ। कोई चार्ज नहीं करता, विद्या का कोई रेम्यूनरेशन नहीं हो सकता, कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ये जैसे वीडियो लोग देखेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह होगा, तो लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश मेरा काम है सिखाना। हाँ, ये इट शुड बी फिजिबल, दैट्स ऑल। कई 5, 10, 25 लोग जमा हो जाए तो 8, 10 दिन के लिए मैं जाऊँ वहाँ सिखाऊँ। हाँ, सिखाऊँ तो फिर भी ये संभव है, लेकिन इंडिविजुअली मैं कैसे सिखाऊँ, ये कोई मुझे बताए तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो टेलीग्नोसिस करते हो आप, जो विद्या है, इस विद्या में स्पिरिचुअलिटी और जो एनर्जीज हैं उसके बारे में भी ज्ञान हो जाता है, मतलब पुनर्जन्म और इन सब चीज़ों का भी पता चल जाता है, कहने का मतलब ये है। देखिए, सनातन जो विचारधारा है उसमें कई 6 दर्शन है, उसमें से मुझे सबसे प्रिय है सांख्य दर्शन। क्या दर्शन? सांख्य कपिल मुनि ने जो सांख्य दर्शन निरीश्वरवाद है। अच्छा। वो कहता है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए जो पुर और ऊर्जा, उषा, जिस फील्ड में एनर्जी है उसको पुरुष बोलते हैं। उसमें स्त्री, कुत्ता, बिल्ली या मेल, फीमेल, सुर, असुर सब आ गए, जो भी एक्टिव लिविंग बीइंग है। पुरुष का मतलब पुरुष नहीं है, उसमें स्त्री भी है, सब कुछ है। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति यानी जिससे चीज़ें बनती हैं, पुरुष यानी जो बनाने वाला है। बनाने वाला यानी कोई आदमी नहीं है, some mysterious एनर्जी बीइंग who causes the
शेप्स, उससे अलग अलग शरीर बने हैं, असुर, असुर, मनुष्य, नारकीय, उद्भिज, अंडज, सांसदिक, इस तरह के 10 प्रकार के शरीर, 6, 4, 10 और 2, 12 प्रकार के शरीर बताए। लिविंग बीइंग, ये किसी क्षोभ के कारण जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण जो है उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो ये शरीर बन रहे हैं। उनके साथ जैसे हम टीवी से रिमोट शुरू कर दें, वैसे इनका संसर्ग है, संपर्क नहीं है। पुरुष और प्रकृति का जो संसर्ग हो रहा है उसकी वजह से, जैसे हम कोई आटा ऐसा करते हैं तो अलग अलग प्रकार की गोलियां निकलती हैं, वैसे अलग अलग शेप बन रहे हैं। और इसका कोई बनाने वाला नहीं है, ये बन रहा है, ये प्रोसेस है, एक त्रिगुणात्मक है। हमारे जो पहले के दर्शन थे, जब वैशेषिक तक उन्होंने कहा कि एक परमाणु है, लेकिन वैशेषिक वालों ने, सांख्य ने कहा, वैशेषिक ने कहा कि त्रिगुणात्मक है। देखिए, अगर एक ही प्रकार के परमाणु होते तो शेर गाय से क्यों डरता, या गाय और शेर में दुश्मनी क्यों होती? तो उस वहाँ से हमारा दर्शन शुरू होता है कि ये जो सृष्टि पैदा हुई है उसमें जो उसके जो पदार्थ हैं वो त्रिगुणात्मक है। उसकी वजह से सारा खेल है। तो अलग अलग शरीर अलग अलग अनुपात के साथ पैदा होते हैं, अलग अलग कर्म करते हैं, पुनर्जन्म उनका होता चला जाता है। इसलिए अलग अलग कर्म, अलग अलग प्रश्न, अलग अलग वास्तविकताएं अलग अलग लोगों को समय से मिलती रहती हैं। तो ये एनर्जी का प्रवाह जो है वो अक्षुण्ण बह रहा है। क्यों बह रहा है ये कोई नहीं जानता, एनर्जी बह रही है। अब आई बात कि ज्योतिष के साथ इसको मिलाने की। ज्योतिष तो क्या है, ईश्वर भी आम से इमली पैदा नहीं कर सकता। सही बात। तो कर्म जिसने बुरे किए हैं उसको भोगना ही है। ज्योतिष का अर्थ सूर्य प्रकाश तो नहीं कहा, ज्योतिष कहा है उसको। सूर्य प्रकाश में आप सब कुछ देख पाते हैं कि भाई यहाँ खड्डा है, आगे भी खड्डा है, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से निकल जा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक टॉर्च है, यहाँ का खड्डा आपको बचा लेगी। आपको कहे कि भाई रुक जाओ, दिन आने तक थोड़ा धीरज धरो, दवाई करने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ, थक गए हो तो जब प्रकाश हो जाएगा तो वहाँ से निकल जाना। तो मतलब कहने का मतलब ये टेलिग्नोसिस से आप स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर देते हो? ना, हीलिंग इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फेस वट एवर इज कर्मास यू हैव डन। हाँ, अच्छे कर्म का भी फल आपको भोगना है, बुरे का भी भोगना है। आपको अपनी तपस्या, हाँ, आप उसको, आप जैसे कोई अगर मुझे कभी कभी लोग पॉकेट भर के, वो क्या बोलते हैं, पर्स भर के पैसा दे जाते थे। तो मैं उसको प्रणाम कर 1 रुपया जेब में ऊपर से देता था। कई लोग आते हैं जिनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है, बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं, वो गदगद हो जाते हैं, क्या करें। तो कुछ गिफ्ट लेके आ जाते हैं, कुछ क्या करूं समझ में, कोई गले लग जाता है, कोई प्रणाम कर देता है, कोई क्या कर देता है। सबका प्यार है। लेकिन अगर मैं रेम्यूनरेशन शुरू कर दूं तो पाप कहाँ से शुरू होगा? मुझसे शुरू होगा। विद्या को बेचा नहीं जा सकता, मेरा काम है सहाय करना। तो ये एनर्जी का हम इस तरह से उपयोग करेंगे ताकि एक अच्छा फल। मेरा क्वेश्चन है ये कि मैं आपके पास आया, मैं आपके पास अपनी बीमारी पूछने नहीं आया, मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि मैंने अपने पुनर्जन्म में कोई ऐसा पाप किया है, तो क्या आप उसका सवाल का टेलिग्नोसिस से आंसर दोगे? कुछ, क्योंकि प्रज्ञापराध जो है उसको ठीक से डिकोड नहीं किया जा सकता। अच्छा। मनस, जो जैसे आपका प्रश्न आएगा मनस रोग में आएगा। अच्छा। आप एक जागृत आदमी हैं, आपको लगता है कि मेरी बेचैनी जो है उसका कोई कारण है, वहाँ है। जैसे अनिद्रा का रोग होता है लोगों को। हाँ, अनिद्रा रोग होता है। अनिद्रा के रोग को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है कि इसका क्यों वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मेंटल है, फिजिकल है, हाँ, क्या है? हाँ, अनिद्रा के रोग का ठीक से कारण नहीं लगा सकता। हिप्नोसिस में चले जाइए आप, बहुत गहरे चले। देर आर पीपल आई नो हु टेक यू इन ट्रांस, और उसको पोस्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। हाँ, पोस्ट लाइफ, आई नो, मैं मिला हूँ लोगों। तो ऐसे लोग भी हैं, वो ट्राई करते हैं कि आपके पुनर्जन्म में, पहले के जन्म में क्या कारण था कि आप ऐसा बिहेव करते हैं। वो ट्राई करते हैं, बेचारा खोजने की कोशिश करते हैं, हम भी खोजने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है प्रज्ञापराध का कोई, जैसे दान पुण्य है, आपने किसी को दान कर दिया, कुछ नियम ले लिया कि भाई आज से मुझे आइसक्रीम बड़ी पसंद है, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, प्रायश्चित के रूप में आप अपने आप को थोड़ा सा माइल्ड पनिशमेंट देकर एक जागृति उत्पन्न कर दे हो कि मुझसे गलती हुई, उस हद तक आप ठीक हो जाओ। समझ गया। आपके पास कोई ऐसे लोग भी आते हैं
कि जैसे किसी को डाउट हो रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ बुरा होने वाला है, जैसे तो देते हैं लोग। आते हैं किसी मतलब आदमी को एक सिक्स वो आती है तो आपसे वो भी पूछते हैं कि भाई क्या आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? नहीं तो मैं देखिए, अगर मुझे दिखता है, अगर प्रश्न जेन्युइन है और अगर मेरे पास जवाब है तो मैं उसको देता हूँ। अदरवाइज आई टेल हिम वन की कि हेयम दुखम अनागतम, पतंजलि ने कहा है। अच्छा। पतंजलि इतने बड़े ऋषि जिन्होंने योग शास्त्र का प्रतिपादन किया, वो कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया है उसके प्रति चिंतित होना हेय है, वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, बीमारी जैसे ठंड के दिन आने वाले हैं, आप कंबल ओढ़ लो, ठीक है, लेकिन गर्मी के दिन में आप बोलोगे ठंड पड़ने वाली है 6 महीने के बाद और मैं बीमार हो जाऊंगा और कंबल ओढ़ोगे, दैट इज हे। तो कहने का मतलब बेकार डर नहीं होना चाहिए। बेकार डर नहीं होनी। देखिए, जो आदमी डर गया है वो कभी ईश्वर के शरण में नहीं जा सकता। वो तो क्या है सर, एक अलग ही विषय है, अलग ही विषय। लेकिन आयुर्वेद और ये सब चीज़ें जो है ना, उसी दिशा में हम जाते हैं कि समर्पण की दिशा में जाते हैं कि तूने जो दे दिया अच्छा किया। आप कोई अगर पूछने आया तो उसको बता दिया, जितना हो सके उतना अच्छा करने की दिशा में ये एक और काम है। और नहीं सर, एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, जैसे आजकल क्या काफ़ी टाइम से एक नया वर्ड आया हुआ है, एंजाइटी हो जाती है लोगों को, तो और ये नहीं पता होता क्यों हो रही है, वो भी एक अननोन सोर्स है साला, क्यों होती है। मैंने बताया आपको, मनस रोग जो है उसका इलाज जो है वो प्रज्ञापराध। देखिए, आयुर्वेद में 2 चीज़ें हैं, औषध और भेषज। आयुर्वेद में 2 तरह से इलाज किया है। औषध यानी कि आपके शरीर के जितने भी इनलेट आउटलेट है उससे दवाइयाँ लेना देना, हाँ। कुछ चीज़ें बाहर निकालना, कुछ चीज़ें इंसर्ट करना। और भेषज का मतलब होता है जैसे मणि धारण आपने किया हुआ, अंगूठी पहनना है, धूप करना, आपके यज्ञ करना, प्रायश्चित करना, मणि धारण, सर्प निवारण मंत्र जो है, मंत्र जाप कर ली, साबर मंत्र जो है, वो दुनिया के बड़े पुराना हिस्ट्री है उसका। उससे इलाज करना, प्रार्थनाएं करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सारे प्रायश्चित कर्म हैं और उससे आपका ये जो डिसीजेज जो है वो किसी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे फिर भी अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है, इन चीज़ों को हमको उसका पता ही नहीं कि क्यों हुआ, तो इलाज कैसे करोगे आप? हाँ, तक वो तो अननोन है। अज्ञेय 3 प्रकार का ज्ञान है, गम्य, अगम्य और अज्ञेय। तो कुछ चीज़ें अज्ञेय हैं, वो डॉक्टरों को भी मानना पड़ता है कि भाई जेनेटिक्स में आखिर 2 अमीबा से डीएनए कैसे बन गया? अमीबा सिंगल कोश था, अब डबल कैसे हो गया? जो डार्विन है वो बड़ा मुग्ध है, वो ये कहता है कि प्रकृति ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। हम ये कहते हैं कि प्रकृति ऐसे चल रही नहीं, कल की मानव बनने वाला है जो अति मानव होगा। हाँ, वो एक सर जी, डार्विन कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ आइंस्टीन वाज रियलिटी। अगर बनना था तो बहुत सारा आइंस्टीन बन जानते, लेकिन आइंस्टाइन तो एक ही हुआ। जन्मांत क्यों होता है कोई आदमी? उसका भी कोई वो नहीं हो, पता नहीं, कुछ नहीं पता। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अज्ञेय। हाँ, तो उसके प्रति हाथ जोड़कर ठहरना यही बुद्धिमानी है, क्योंकि हम कितना समझें। हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारी पंचेंद्री का एक बैंड है, उसको हम बहुत से बहुत 20 कर सकते हैं, 19 से 21 कर लिया, हद हो गई भाई, फिर अतिमानव हो जाओगे आप। और उतने जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए सब जाके कोई चर्च में बैठ गया, कोई मंदिर में बैठ गया। हमारे ऋषि मुनि तो पहले से बेचारे मंदिर में बैठे हुए थे। सर ये जो आपका ज्ञान है ना, ये ज्ञान मैं सभी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। तो सर, बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, जाने से और इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मेरा एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि टेलीग्नोसिस जो ये है, आप इसको कहाँ तक देखना चाहते हैं? मतलब सबसे जो आपने अब इतना इस पे काम किया, इतने आपने ज्ञान पढ़े, लोगों से मिल लिए, सब कुछ हो लिया, अब आप अल्टीमेट गोल क्या है फाइनली इसकी? मेरा गोल यह है कि कुछ सिंसियर लोग जुड़े, त्राटक और नाद श्रवण से शुरू करें। प्राणायाम में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम जो आजकल टीवी पे जो महात्मा जी दिखाते हैं, बड़ा उपकार है उनका, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम उससे 3 गुना है। ओके। तो वो किसी गुणी आदमी के पास बैठकर सीखा जाता है। अदरवाइज श्वास से खेलना बड़ी खतरे की चीज़ है, इसलिए शायद रामदेव बाबा नहीं बताते उसको, क्योंकि जो प्राणों से खेलता है वो श्वास और प्राण में बड़ा फ़र्क है। श्वासायाम नहीं है, वो प्राणायाम है।
इसलिए प्राणायाम से शुरू करें, किसी अच्छे गुरु के पास भस्त्रिका प्राणायाम करें और त्राटक नाद श्रवण करें। उससे ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ती है। जितना बड़ा ऑब्जर्वेशन उतना बड़ा प्रकृति का वो जानने वाला, उतना बड़ा वो मार्गदर्शक। तो ये पॉडकास्ट फिर अब आई थिंक यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना, ये इस टॉपिक के अलावा दिस इज़ समथिंग एल्स। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान, और ज्ञान का क्या क्या बोलते हैं, वो पेंडोरा बॉक्स है। ज्ञान अनंत है। अनंत। तो इसको हम किसी और एक पॉडकास्ट करेंगे किसी दिन आपके साथ, किसी और। मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं बांट सका। बहुत कम जानता हूँ मैं, लेकिन जितना मैंने जाना है उतना स्वयं जाना है, अनुभव से जाना है, और झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि और कुछ लोग जुड़ जाएं तो एक महफिल सी बने। मेरा ये मानना है कि कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ हम किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, हम उनसे डायग्नोस कराते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको इस कोर्स पे जाना है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम टेलीग्नोसिस के थ्रू फर्स्ट ओपिनियन ले लें और एक बार बिफोर गोइंग टू अ पर्टिकुलर डॉक्टर या बीमारी को समझने का तरीका हमारा बदल जाए, तो शायद बदलाव आ जाए। तो थैंक यू हिमांशु जी, शुक्रिया बहुत बहुत। स्पॉटलाइट में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।